राजधानी वापस लौट गए हैं। यांची राज्य के छात्रों से बेहतर कौन लिख सकता है? बिल्कुल, इसलिए उनकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई। और वो चेन जियाओफू भी 1 महीने से कहीं नजर नहीं आया है। क्या उसकी यहाँ आने की हिम्मत है? पहले तो आन जियाओवी उसके लिए कविताएं लिख देती थी, लेकिन अब तो मिसान भी यहाँ से जा चुकी हैं। उसे तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो सबके सामने आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हाँ, वो इंसान बहुत नीच है। बिना आन जियाओवे के उसकी कोई अहमियत नहीं है। सही कहा। हेनान में भारी तबाही हुई है और अनगिनत लोग बेघर हो गए हैं। अगले साल अनाज की कीमतें पक्का बढ़ेंगी। हम अभी अनाज जमा कर लेंगे और अगले साल जब कमी होगी तब उसे ऊंचे दामों पर बेच देंगे। मास्टर के 200,000 सिक्के लाखों में बदल सकते हैं। क्या आपका बैंक देश की बर्बादी से फायदा उठाने से नहीं डरता? क्या आपको डर नहीं है कि किसी को पता चल जाएगा? किसी को पता नहीं चलेगा। मैं ऐसा व्यापार नहीं कर सकता। क्यों? थोड़ा पैसा कमा कर ही संतुष्ट होना चाहिए। मेरे लिए थोड़ा पैसा ही काफी है। रही अगर वो पैसों के लिए ऐसा नहीं कर रहा है तो वो ये लोगों की भलाई के लिए कर रहा होगा। लगता है मैंने इस लड़के को कम आंका था। क्योंकि तुमने इतने सारे बेघर लोगों की मदद की है, क्या तुमने कभी सोचा है कि इसमें तुम्हारी सारी दौलत खर्च हो सकती है? लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। भले ही इसके लिए मेरी सारी दौलत चली जाए, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ बड़े पद और पैसे कमाने के लिए ही पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों की मदद हो। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा काम है। तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लिनान के छात्रों ने तुम्हारे इस अच्छे काम के बारे में सुना और उन्होंने चंदा यांचू का सिर काटकर चेन जियोफू को भेज दिया है। उसने सारा इल्जाम अपने सिर से उतार दिया है और बाजी पलट दी है। लगता है डिंगवोंग भी अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चेन जियोफू के राजधानी पहुंचने के बाद तुम तुरंत जाकर उसके पिता से माफी मांगोगे। मैं क्यों माफी मांगू दादाजी? निगरानी विभाग को महारानी का समर्थन पाने के लिए कुछ करके दिखाना होगा। हेनान में करने के लिए बहुत कुछ है। उसे अपना काम करने दो। तो फिर हमें अपने मतभेद भुलाने होंगे। शेन चुताई ने महारानी के आदेश की नाफरमानी की है, इसलिए वो सजा का हकदार है। तुम जाकर महारानी को बता दो, मैं तुम्हें उसे सौंप दूंगा, सभी सेनापतियों के साथ। मास्टर चेन वामपंथी मंत्री के घर की ओर गए हैं। वो वामपंथी मंत्री के घर क्यों गए हैं? मुझे नहीं पता। उन पर नजर रखो। मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या करना चाहता है। जी, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसमें पैन बुफू का दरवाजा तोड़ने की हिम्मत होगी? अगर वो सच में दरवाजा तोड़ देता है तो क्या महारानी उसे सजा देंगी? वो तो बस चौथे दर्जे का एक शाही सेंसर है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो पहले दर्जे के मंत्री के सामने बदतमीजी करे। मुझे उसे सजा तो देनी ही होगी। महारानी उसे क्या सजा देना चाहेंगी? तो बूढ़ा भूत सच में उसे राजधानी में लेने नहीं आया था। सिर्फ बूढ़ा भूत ही नहीं, आंतरिक मामलों के विभाग से कोई भी नहीं आया था। और दूसरे राजकुमार तो महल लौट चुके हैं। महारानी, मुझे ये सच में देश के लिए एक बहुत अच्छी नीति है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्या सच में? भ्रष्ट अधिकारी देश के लिए एक बड़ा खतरा है। मैं भी ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता हूँ। न्याय मंत्रालय में लोगों की कमी है, जिसकी वजह से गलतियाँ होती हैं। अब जब निगरानी विभाग ये काम करेगा तो मैं इसका पूरा समर्थन करूंगा। मास्टर चेन एक बहुत ही ईमानदार और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वो शाही सेंसर बनने के बिल्कुल लायक हैं। मैंने निगरानी विभाग के लिए कुछ लोगों को चुना है। मैं कल आपको वो लिस्ट दे दूंगा ताकि महारानी उसे मंजूरी दे सकें। अगर अच्छे अधिकारी उनकी मदद करेंगे तो वो जरूर बहुत अच्छा काम करेंगे। ये जानकर अच्छा लगा कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन निगरानी विभाग के लोगों को चेन जियोफू और मैंने मिलकर चुना है। वो अपने लोगों को खुद चुनेगा। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महारानियां तो नियमों के खिलाफ है। कार्मिक मंत्रालय की मंजूरी के बिना और महारानी के हस्ताक्षर के बिना दूसरे मंत्रियों को इस पर आपत्ति हो सकती है। मैंने इन सब बातों के बारे में सोच लिया है। मैंने तुम्हें आज यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें सिर्फ अपना फैसला बता रही हूँ, तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अगर मास्टर चेन को अपने विभाग के लिए लोगों की जरूरत होगी तो मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई।
एक बात और, चेन जियोफू ने कहा था कि वो एक अकेला अधिकारी बनना चाहता है। दाजहो के शाही दरबार में बहुत से ताकतवर और काबिल अधिकारी हैं, लेकिन आम अधिकारी ज्यादा हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अकेले काम कर सकें और काबिल हों। जब मैं गद्दी पर बैठी थी तो मैंने तुम्हें वामपंथी मंत्री बनाया था। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम एक ताकतवर मंत्री हो, एक काबिल मंत्री या एक अकेले अधिकारी? महारानी, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। ओह, तो फिर तुम क्या हो? मैं आपका एक वफादार मंत्री हूँ महारानी। बहुत खूब, वो मेरा एक अकेला अधिकारी है और तुम मेरे वफादार मंत्री हो। ये बहुत अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। मेरे वफादार मंत्री बने रहो। धन्यवाद महारानी, मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात और, पैन किंगयुन को प्रांतीय परीक्षा में कौन सा स्थान मिला? महारानी, उसने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो 13वें स्थान पर रहा। तुम्हारा क्या विचार है? भले ही वो मेरा पोता है, लेकिन उसे नियमों का पालन करना होगा। इसमें दखल नहीं दे सकता। इसलिए अब मैं मास्टर के उस सवाल का जवाब दे सकता हूं जो उन्होंने सबसे पहले पूछा था। वामपंथी मंत्री निगरानी विभाग में दखल नहीं दे सकते तो वो मुझे कमजोर भी नहीं कर सकते। तो मास्टर चेन, आप निगरानी विभाग को कैसा बनाना चाहते हैं? यह ऐसा है, अधिकारियों पर नजर रखने के अलावा निगरानी विभाग के पास सजा देने और फैसला सुनाने का भी पूरा अधिकार है। इसलिए मैं निगरानी विभाग को 3 विभागों में बांटूंगा, कार्यवाही, निरीक्षण और फैसला। ये तीनों अपना अपना काम करेंगे। रूप से काम करना शुरू करेगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि निगरानी विभाग मंत्रिमंडल के अधीन नहीं है। यह सिर्फ मुझे रिपोर्ट करेगा और कार्मिक मंत्रालय और मंत्रिमंडल को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। जियोन इस विभाग का पूरा प्रभारी होगा। जियोन महारानी, मैं यहाँ हूँ, आगे आओ। महारानी, मैं यहाँ से भी सब कुछ साफ साफ सुन सकता हूँ। निगरानी विभाग का काम सभी अधिकारियों पर नजर रखना है। तुम्हारा वहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है। चूंकि महारानी ने ऐसा कहा है, तो मैं आपकी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम 19 साल के हो गए हो और अब तुम्हें राजा बनाने का समय आ गया है और राजधानी छोड़ने का। मैं महाराज के सामने अपने बेटे का धर्म निभाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि नियम तोड़े नहीं जा सकते। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी जागीर राजधानी के करीब हो, ताकि जब भी मुझे महाराज की याद आए मैं एक पत्र लिख सकूं और वो जल्दी से महाराज तक पहुँच सके। तुम्हारी इस भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा बड़ा भाई भी 19 साल की उम्र में मुझे छोड़कर लुओयांग चला गया था। तुम भी बड़े हो गए हो, अब तुम्हें भी जाना होगा। मैं तुम्हें राजकुमार की उपाधि देता हूँ। तुम्हारी जागीर हेबेई प्रांत के शियाओचांग काउंटी में होगी। ये राजधानी के करीब। जो आज्ञा मालिक, अभी के अभी निकलो। उन्हें दिखा दो कि हमारा निगरानी विभाग कितना सख्त है।